इंद्र आपका स्वागत करता हूं अपनी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे BHIC 104 को लेकर के। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट थे कि उन्हें यह असाइनमेंट नहीं मिल रहा है, तो आज की वीडियो में हम BHIC 104 को लेकर के बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारियों की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको प्राप्त हो सके। हमारे चैनल पर आपको BEBAE 181 का न्यू असाइनमेंट भी देखने को मिलेगा। यदि अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे BHIC 104 के पहले भाग के बारे में, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि यह स्तरीय कार्य 3 भागों में विभाजित है। आपको तीनों भागों के सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इसमें हम इसके जो पहला भाग है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे, जो कि रहेगा प्यूनिक युद्ध क्या है, रोमन साम्राज्य के विस्तार में उनकी भूमिका की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न रहेगा मध्यकालीन यूरोपीय समाज में सम्मतवाद के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। तो ये दोनों प्रश्न आपको 20-20 अंक के देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम इसके उत्तर के बारे में बात करेंगे। पहले प्रश्न का उत्तर रहेगा प्यूनिक युद्ध और रोमन साम्राज्य के विस्तार में उनकी भूमिका। प्यूनिक युद्ध प्राचीन इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक थे, जो रोम और कार्थेज के बीच लड़े गए। यह युद्ध मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय क्षेत्र में प्रमुखता स्थापित करने के लिए हुए थे। कुल 3 प्यूनिक युद्ध हुए, जो 264 ईस्वी पूर्व से 146 ईसा पूर्व तक चले। इन युद्धों ने न केवल रोमन साम्राज्य का विस्तार और निर्णय भूमिका निभाई, बल्कि मध्य सागरीय क्षेत्र में उनकी सर्वोच्चता भी स्थापित की। प्यूनिक युद्ध का संक्षिप्त परिचय। प्रथम प्यूनिक युद्ध 264 से 241 ईस्वी पूर्व। इस युद्ध में मुख्य कारण सिसिली द्वीप पर प्रमुखता था। रोमन और कतार दोनों ही क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे। यह युद्ध मुख्य रूप से नौसैनिक था। इसमें रोम ने अपनी नौसेना को विकसित कर कार्थेज को हराया। 241 ईसा पूर्व में रोम की जीत हुई और कार्थेज की सिसिली छोड़ना पड़ा। इसके अलावा कार्थेज को भारी हर्जाना भी भरना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बात करेंगे, जो कि रहेगा यह युद्ध इतिहास में सबसे प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें कार्थेज के महान सेनापति हनीबल ने रोम पर आक्रमण किया। हनीबल ने अपनी सेना और युद्ध साथियों के साथ अल्प पर्वत को पार कर इटली में प्रवेश किया। उसने कई वर्षों तक रोम को भारी क्षति पहुंचाई और 2016 ईसा पूर्व में केने की लड़ाई में रोम को उसकी सबसे बड़ी हार दी। हालांकि रोम के सेनापति स्क्रोपियो अफ्रीकांस ने 202 ईसा पूर्व में जमा की लड़ाई ने हनीबल को हरा दिया। इस युद्ध के बाद कार्थेज को भारी युद्ध हर्जाना चुकाना पड़ा। इसके बाद हम बात करेंगे इसके तृतीय युद्ध की, जो कि रहेगा इस युद्ध में रोम ने पूरी तरह से कार्थेज को नष्ट करने का संकल्प लिया। रोम ने कार्थेज पर हमला कर दिया और 3 वर्षों की घेराबंदी के बाद 140 ईसा पूर्व में इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। कार्थेज के बचे हुए नागरिकों को गुलाम बना दिया गया और पूरे शहर को जला दिया गया। तो इस तरीके से आपको इसमें तृतीय विश्व युद्ध देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे रोमन साम्राज्य के विस्तार में प्यूनिक युद्धों की भूमिका, जिसमें पहला पॉइंट रहेगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में रोम की सर्वोच्चता। प्यूनिक युद्धों में पहले कार्थेज पश्चिमी भूमध्य सागर की एक बड़ी शक्ति थी, लेकिन इन युद्धों के बाद कार्थेज पूरी तरह समाप्त हो गया और रोम इस क्षेत्र का निर्विवाद शासक बन गया। इसने रोम को पश्चिमी भूमध्य सागर में व्यापार और अन्य गतिविधियों पर पूर्णतः नियंत्रण दे दिया। रोम साम्राज्य की भौगोलिक विधि। प्रथम प्यूनिक युद्ध के बाद रोम ने सिसिली, सर्डिनिया और कोरिस पर कब्जा कर लिया। द्वितीय प्यूनिक युद्ध के बाद उसने स्पेन को अपने नियंत्रण में ले लिया और तृतीय युद्ध के बाद उत्तरी अफ्रीका का बड़ा हिस्सा भी रोम के अधिकार में आ गया। अब हम बात करें रोमन संगठन की रणनीति में सुधार। रोमन ने प्यूनिक युद्धों के दौरान अपनी नौसेना और थल सेना के अत्यधिक विकसित किया। पहले रोम केवल थल सेना में श्रेष्ठ था, लेकिन कार्थेज के साथ युद्ध में उसने एक शक्तिशाली नौसेना भी खड़ी कर ली। इसके अलावा रोम ने अपनी सैन्य रणनीति में भी अधिक प्रकृति हो गई, जिससे वह भविष्य में गाल, मिस्र और एशिया माइनर पर विजय प्राप्त कर सका। आर्थिक और व्यापारिक प्रभाव। कार्थेज की हार के बाद रोम ने पूरे भूमध्य सागर के व्यापार पर नियंत्रण कर लिया। उसने स्पेन, अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में संसाधन प्राप्त किए, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली।
इसके अलावा कोथरेज से जीते गए क्षेत्रों में रोम ने बहुत अधिक टैक्स और संसाधन प्राप्त हुए, जिससे उसके भविष्य के विस्तार और को आसान बना दिया। इसके बाद आपको सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव के बारे में भी इसमें देखने को मिलेगा, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद आपको इसमें छठा पॉइंट देखने को मिलेगा, वो रहेगा हनीबल की हार और रोमन प्रतिशोध। हनीबल की पराजय ने यह युद्ध सिद्ध कर दिया कि रोम एक उपराज्य शक्ति बना हुआ था। हनीबल की रणनीति अद्भुत थी, लेकिन अंततः वह रोम को हरा नहीं सका। रोम ने कोथरेज को पूरी तरह समाप्त कर दिया, जिससे अन्य विरोधी राज्यों में भय उत्पन्न हो गया और वे रोम के प्रति अधिक वफादार हो गए। तो कुछ इस तरीके से आपको इसमें पहला प्रश्न जो कि 20 अंक का रहेगा वह देखने को मिलेगा। इसे आप अपनी स्क्रीन से देख करके अपने असाइनमेंट में भी लिख सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को लेकर के, जो कि रहेगा मध्यकालीन यूरोपीय समाज में सम्मतवाद के अंतर्गत सामाजिक व्याख्या कीजिए। सम्मतवाद मध्यकालीन यूरोप के प्रमुख सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था थी, जो मुख्य रूप से 9वीं से 15वीं शताब्दी के बीच प्रभावी रही। इस व्यवस्था में भूमि सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति थी और समाज विभिन्न स्तरों में विभाजित था। इसमें राजा, सम्मत, नाइट्स और किसान शामिल थे। इस व्यवस्था का आधार भूमि का स्वामित्व और उसकी सुरक्षा थी, जिसमें हर वर्ग अपनी एक निश्चित भूमिका थी। इसके बाद समाजवादी समाज की संरचना। भूमध्यकालीन यूरोपीय समाज को 4 मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें पहला है राजा, उसके बाद सामंत, उसके बाद नाइट्स, किसान एवं दास। राजा सर्वोच्च शासक। राजा इस व्यवस्था का एक सर्वोच्च शासक था, जो सैद्धांतिक रूप से पूरे राज्य की भूमि का स्वामी माना जाता था। हालांकि वास्तविक रूप से वह अपनी भूमि के बड़े सामंतों को सौंप देता था, जो बदले में उसे टैक्स और सैन्य सहायता देने में प्रदान करते थे। राजा की भूमिका में शामिल थे साम्राज्य की रक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखना, भूमि का स्वामित्व और इसके समस्तों को बांटना, न्यायालयों और प्रशासन का संचालन करना। इसके बाद आपको इसमें दूसरी हेडिंग देखने को मिलेगी, जो कि रहेगी सामंत भूमि के स्वामी। सामंत राजा के अधीन होते थे, लेकिन वे अपने जागीरों के स्वामी होते थे। राजा उन्हें भूमि प्रदान करता था और वे बदले में राजा को सैन्य सहायता और कर देते थे। समस्तों की भूमिकाएं अपने जागीरों का प्रशासन करना, नाइट्स को प्रशिक्षित और संगठित रखना, किसानों और दासों से कर वसूल करना, अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। इसके बाद हम बात करेंगे नाइट्स, जो कि योद्धा वर्ग होता था। नाइट्स सामंतों के अधीन योद्धा होते थे, जो सैन्य सेवाओं के बदले भूमि का धन प्राप्त करते थे। वे शूरवीर के नियमों का पालन करते थे और युद्धों में राजा के सामंतों की रक्षा करते थे। उनकी जो मुख्य भूमिकाएं थी वह थी युद्ध में भाग लेना और राजा एवं सामंतों की रक्षा करना, कमजोर और गरीबों की रक्षा करने, नेतृत्व निभाना, अपने सामंत की जागीर की सुरक्षा सुनिश्चित करना, युद्ध के दौरान सैनिकों का नेतृत्व करना। इसके बाद आपको इसमें लास्ट हेडिंग देखने को मिलेगी, जो कि रहेगी किसान एवं दास। समाज का सबसे बड़ा वर्ग किसान और दास थे, जो कुल आबादी का लगभग 90% हिस्सा बनाते थे। ये लोग सामंतों की भूमि पर खेती करते थे और बदले में उन्हें सुरक्षा मिलती थी। किसान के 2 प्रकार होते थे, स्वतंत्र किसान और दास किसान। इसमें स्वतंत्र किसान वह होते थे जो थोड़ी बहुत स्वतंत्रता रखते थे और सामंतों का कर देकर भूमि पर काम कर सकते थे। और दास वे होते थे लगभग बंधुआ मजदूर होते थे, जो अपनी मर्जी से जागीर छोड़कर नहीं जा सकते। इनकी भूमिकाएं खेतों में काम करना, उत्पादन करना, सामंत को अनाज, मांस और अन्य संसाधनों के रूप से कर चुकाना, युद्ध या निर्माण के कार्यों में श्रमों के रूप में सेवा देना। अब समाजवाद की कुछ विशेषताएं हैं, जो कि रहेंगी भूमि आधारित अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और सैन्य सेवा और आर्थिकता पर निर्भर। तो इनके बारे में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, हमने इसके बारे में डिस्क्राइब भी किया है। यह भी आप अपने स्क्रीन से देख करके लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके लास्ट 2 और हेडिंग की, जो कि रहेंगी परंपरा निर्भरता और सामाजिक सतीकरण। इसके बारे में भी डिस्क्राइब किया गया है, इसको भी आपको अपने असाइनमेंट में लिखना होगा। अब हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट हेडिंग की, जो कि रहेगा सम्मतवाद का पतन। 15वीं शताब्दी के बाद सम्मतवाद धीरे धीरे समाप्त होने लगा। इसके पतन के मुख्य कारण थे शाही सत्ता का उदय, मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास, महामारी और जनसंख्या में गिरावट, युद्ध और नई सैन्य तकनीक, शहरों और व्यापार का विकास। तो कुछ इस तरीके से इसके पतन के कारण हमने आपको डिस्क्राइब करके दिए हैं। यह भी आपको अपनी असाइनमेंट में लिखने होंगे। इसके बाद आपको यह पूरा प्रश्न 20 अंक का प्राप्त होता है।
जिसको आपको पूरा अपने असाइनमेंट में लिखना होगा। आप अपने स्क्रीन को पॉज करके या वीडियो को देख करके लिख सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके भाग 2 की, तो वीडियो में लगातार बने रहें ताकि आपको पूरा BHIC का असाइनमेंट मिल सके। दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारियों की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।